बिहार का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार में तीसरे और आखिरी चरण को लेकर प्रचार लगातार जारी है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनावी रैलियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बखूबी देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के कार्यकाल पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पार्टी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन चुनावी भाषणों में बिहार के जनता के विकास के मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं हो पा रही है। सिर्फ बात हो रही है तो एक दूसरे के कार्यकाल और कामकाज पर सवाल उठाने की। एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर तमाम जो गेस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे उनसे आपको मुखातिब कराएंगे। बिहार चुनावों की जंग दिलचस्प होती जा रही है। अब तक 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तो वहीं तीसरे चरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मधेपुरा और बिहारीगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने केंद्र और बिहार सरकार पर बेरोजगारी, किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। कहते हैं किसान को मैंने आजाद किया। कैसे आजाद किया? अब किसान अपना धान, अपना गन्ना, अपना मक्का कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी जाके बेच सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात बताइए, क्या किसान हवाई जहाज से जाके बेचेगा या सड़क पे चलेगा? और सड़क पे चलेगा तो बिहार में सड़क कहां है? नरेंद्र मोदी किसान से कहते मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जहां भी जाना चाहते हो अपना मक्का धान बेच सकते हो। एक भी सड़क नहीं बिहार में, एक सड़क आपको नहीं मिलेगी। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को भी उठाया। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार को बदल देने का वायदे का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज युवा रोजगार मांगते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना ही झूठ बोलें, लेकिन सच्चाई तो दिख ही जाती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी मंगलवार को अररिया में जनसभा को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर सवाल खड़े किए। नीतीश सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए दोनों युवराजों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है और बिहार की जनता अब विकास चाहती है। बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बहरहाल चुनावों के दौरान पार्टियों की ओर से एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल खड़े करना लाजमी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर चुनावों के वक्त ही पार्टियों को विकास के मुद्दे क्यों याद आते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या बिहार की जनता इस बार भी इन नेताओं के चुनावी वादों के भंवर में फंस जाएगी या फिर विकास के लिए किसी दूसरी पार्टी के सिर पर ताज पहनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में देखने के बाद में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, कहीं न कहीं ये तीसरे चरण को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की मशक्कत के तौर पर देखी जा सकती है। पहले और दूसरे चरण में क्या कुछ मतदाताओं का रुझान रहा, हालांकि ये तो परिणाम से तो स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावे देना शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ एनडीए दोबारा से वापसी की उम्मीद जता रहा है, तो वहीं महागठबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार बीजेपी और जेडीयू को जनता ने साफ तौर पर नकार दिया है और बिहार में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनाव प्रचार के दौरान अपने अपने कार्यकाल में किस तरीके से विकास रहा और क्या कमियां रही, उनको दिखाने की भरपूर कोशिश की। तो वहीं विकास के मुद्दों को लेकर स्पष्टता के साथ आने वाले 5 साल में बिहार का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर के निश्चित रोड मैप
किसी भी एक पार्टी के पास में नहीं है। तमाम स्वप्न साकार करने की कोशिशें और स्वप्न दिखाने के प्रयास लगातार जारी रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जमीनी धरातल पर, ग्राउंड रिपोर्ट पर हालात क्या हैं, स्थिति क्या है, बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है या बिहार का भौगोलिक समीकरण क्या कहता है, इसको लेकर चर्चा के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है, इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार के वास्तविक मुद्दे हैं, खासतौर पर पिछले तकरीबन लगातार 20 से 25 दिनों से जिन मुद्दों को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनमें रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से है। क्योंकि युवाओं में जिस तरीके से कोरोना पलायन के बाद में खासतौर पर यह चीज देखने को मिली और रोजगार को लेकर के रोजगार की मांग प्रमुखता से उठी, उसके बाद में यह कहा जाने लगा कि सुशासन बाबू पे शायद इस बार रोजगार की मांग को लेकर के अच्छा खासा दबाव बन सकता है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की नब्ज में तीसरे चरण के चुनाव से पहले अब क्या बाकी रह गया है या ऐसी कौन सी नब्ज अब राजनीतिक पार्टियां दबाने की कोशिश कर रही है ताकि बिहार में उनकी सरकार बन जाए। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए एस अहमद साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, साथ ही चितरंजन गगन साहब जुड़े हैं, नेता हैं आरजेडी के, प्रोफेसर अनिल यादव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, और अजय अरोड़ा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस नेता है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं, आप तमाम मेहमानों का। और आज की इस चर्चा में तमाम मेहमानों से मेरा यह निवेदन भी है, कोशिश ये करिएगा कि बिहार के मुद्दे पर अगर बात हो रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव है तो जाहिर सी बात उन मुद्दों पर अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदला और अगले 5 सालों में क्या कुछ बदल सकता है। क्या वो जो चीजें 5 साल पहले घोषणा की गई थी, उन घोषणाओं को जमीनी धरातल पर हम महसूस कर पाए और नहीं कर पाए तो शायद ये मंच उस समय व्यर्थ हो जाता है कि केवल चर्चा बनकर के रह जाता है, अगर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। इस चर्चा को शुरू करते हैं। एस अहमद साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक सरकार आपकी रही है और सरकार में रहने के दौरान तमाम भविष्यवाणियां, घोषणाओं का अंबार, जमीनी धरातल, लोगों की मांग, ये तमाम विषय लगातार उठते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली हुई और साफ तौर पर उन्होंने ये कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधते हुए ये कहा कि ठीक है, एक किसान दूसरे राज्य के में जाकर के अपनी फसल बेच सकेगा, लेकिन साफ तौर पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि क्या किसान हवाई जहाज से जाकर के अपनी फसल बेचेगा, क्योंकि बिहार में तो सड़कें नहीं है। सीधे तौर पर हमला बोला है और ये जताने की कोशिश की है कि जिस सड़क, पानी और बिजली का जिक्र अक्सर सुशासन बाबू की सरकार में किया जाता है, वो भी अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए, माफ कीजिएगा, सड़कों के घनत्व के लिहाज से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा नंबर बिहार का है, जहां पर सड़कों का घनत्व काफी कम देखने को मिलता है। ऐसे में सीधे तौर पर सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कुछ कहेंगे आप? बिहार में 96,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार, चूंकि हेलीकॉप्टर से आते हैं, सड़कों से तो कहीं जाते नहीं हैं, तो उनको बिहार की सड़कें कहाँ से दिखेंगी। जरा पटना से आप आज किसी भी बिहार के कोने में जाइए, 5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं। ये उपलब्धि है कि नहीं? अरे बिहार में तो आप भी मानते हैं कि सड़क ही उपलब्धि है, बिहार में बिजली ही उपलब्धि है, बिहार में सुशासन उपलब्धि है। ये सब चीज तो बिहार का गौरव आज के डेट में बन गया है। और इन सब चीजों पर राहुल जी अगर कहते हैं तो भाई अब इस पर तो हास्यास्पद है, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। भ्रम फैलाने का उनका नियत रहता है, भ्रम फैलाते हैं, लेकिन जनता समझदार है, जनता तो देख रही है। अगर वो जब कहेंगे जनता के पास जाके कि बिहार में सड़क नहीं है, तो जनता उनको बता देगी कि सड़क, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे छोड़ दीजिए, घर तक पहुंचने वाली जो सड़क है, गली है, आज वो भी पक्की सड़क हो गई है। ये चीजें राहुल गांधी जी को कैसे पता चलेगी? एयर कंडीशन में रहते हैं और हेलीकॉप्टर से एक बिहार में भी आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से जाते हैं। सड़कों का तो कोई ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से उनको पूछना चाहिए कि भाई बिहार में सड़कों की क्या स्थिति है। सड़क की तो मायाजाल बन गई, जगह से हर जगह 33-34 हजार पुल पुलिया का निर्माण हुआ है बिहार में। और बिजली की स्थिति पर जो बात करते हैं, तो बिजली की स्थिति 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, अब 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। उनके समय में सिर्फ घोटाला होता था, आज घोटाला होता ही नहीं है। 2G, 3G, 4G, बोफोर्स, एयरलाइंस घोटाला, एयर होस्टेस घोटाला, वाड्रा घोटाला, जमीन घोटाला, कितने घोटाले हैं। बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाए, उनके घोटाले कम नहीं होंगे और हमारे किए हुए काम कम नहीं होंगे।
हम तो काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में भ्रम तो फैलाते नहीं हैं। ये लोग जो है भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, गलत सलत बात करते हैं, जनता के बीच में जा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं 10 लाख रोजगार देंगे, फिर वही बात आ गई कि कहाँ से रोजगार दीजिएगा। तो चलिए ये जवाब तो ले भ्रम- लेते हैं अजय अरोड़ा साहब, हवाई जहाज से उड़ने वाले लोग सड़कों के बारे में क्या जाने। सीधे तौर पर एस अहमद साहब ने नकार दिया है कि केवल आरोप लगाने के लिए आरोप है, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, हवाई जहाज से सफर करते हैं, सड़कों के बारे में जानकारी है नहीं। किस तरीके की जनता को झूठी बातें बताई जा रही है। अजय अरोड़ा साहब। राकेश जी, अहमद जी की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। क्या मोदी जी रैलियां पैदल या सड़क द्वारा कर रहे हैं? वो हेलीकॉप्टर से नहीं, क्या रॉकेट से जा रहे हैं या सड़कों पे जा रहे हैं? ये अहमद साहब बताएंगे। और जहां तक इन्होंने जमीनी हकीकत की बात की, राकेश जी मैं चुनाव से कल ही आया हूँ, बिहार था मैं, और जहां आज प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैली हुई है अररिया में, वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है राकेश जी। हर साल 2 या 3 बार बाढ़ आती है, और पिछली बार कुशासन बाबू ने कहा था, कुशासन बाबू ने, कि हम डैम बनवाएंगे, लेकिन कुशासन बाबू बना नहीं पाए। और जहां तक इन्होंने चुनाव की बात की, राहुल गांधी की बात की, वाड्रा की बात की, अरे मुद्दे की बात करो, पलायन मजदूरों की बात करो, श्रमिकों की बात करो, रोजगार की बात करो। राकेश जी, इनको युवा माफ नहीं करेगा बिहार का। बिहार के युवा जहां जो शिक्षा बाहर प्राप्त करने आते हैं और काम भी बाहर करते हैं, क्यों व्यवस्था नहीं की कुशासन बाबू ने इन 15 वर्षों में? और जहां तक नीतीश बाबू की इन्होंने बात की, सड़कों की बात की, बिजली की बात की, अरे पलायन मजदूर कोरोना काल में राकेश जी श्रमिक माफ करने वाले नहीं हैं, और इनकी विदाई तय है। ये कुछ भी कह लें डिबेट में आके अहमद साहब, और अभी तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। दो जो हमारे मतदान हो गए, 3 को और 28 को, इनको तस्वीर दिख गई सामने, और जनता का आक्रोश। राकेश जी, बिहार की जनता, मैं दावे से कह सकता हूँ, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सारे त्रस्त हैं। भाषण में आके, रैली से आके, बहनों भाइयों, इससे कुछ नहीं होने वाला। बहनों भाइयों को मन की बात नहीं चाहिए, उन्हें लेकिन देश पीएम की मोदी ने बात तो कहा चाहिए। है, पीएम उन्हें मोदी ने तो बिहार बात चाहिए। पीएम मोदी ने तो बिहार की महिलाओं से कहा है आप छठ पूजा की तैयारी करिए, आपका बेटा दिल्ली में है। देखिए, भाषण देने से मैं कहता हूँ कथनी और करनी 2 चीजें होती हैं राकेश जी। कथनी और करनी में फर्क है। मार्केटिंग करने के मास्टर नहीं है ये, मार्केटिंग जितनी मर्जी कर लें। और इस बार इनकी मार्केटिंग, जो चुनाव पोलिंग हो गए, इनके ध्वस्त हो चुकी है। इन्हें पता लग चुका है जमीनी हकीकत पे। इनके अपने सर्वे देख लीजिए क्या है। इनकी पार्टी में जो आरएसएस वाले, नागपुर वाले, काली टोपी वाले सर्वे कराते हैं, उन काली टोपी वालों से तो पूछेंगे जो इनके गठबंधन में है अहमद साहब के, वो काली टोपी वाले बताएंगे कि वो पूरे आंकड़े लेके आते हैं, और बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। और तीसरे चुनाव जो होना मतदान, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बहुत हो गया, बहुत भाषण सुन लिया इनका, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ, और इनकी विदाई तय है इस बार। चलिए अनिल यादव जी से जानकारी ले लेते हैं। अनिल यादव साहब, प्रोफेसर अनिल यादव साहब, सीधे तौर पर आरोप है, अब सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, और जिस तरीके से रैलियों में प्याज फेंके जा रहे हैं, ये जनता का गुस्सा है या प्रायोजित है? किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बात कि यदि किसी सभा में हंगामा हो, पूरी भीड़ हंगामा करती है, कोई एक आदमी नहीं करता है। यदि एक आदमी या 2 आदमी इस तरह का काम कर रहा है, इसका मतलब यह प्रायोजित है। यह किसी विपक्षी पार्टी के द्वारा भेजे गए लोग थे। ये तो क्लियर कट दिख रहा है सामने। तो इसलिए कितने भी आप हंगामा करवावें, इससे हमारी स्थिति नहीं बदलने वाली, और जनता हमारे पक्ष में ही रहेगी। और इसलिए हमारे पक्ष में रहेगी कि स्थिति है कि अभी तक जो जनता थी बिहार की, वो उसने विकास देखा नहीं था, और उनको विश्वास था कि बिहार में कभी विकास होगा नहीं। 2005 के बाद जो विकास की रफ्तार पकड़ा, और वह रफ्तार जिस गति से आगे बढ़ा, वो सभी के लिए आश्चर्यजनक बात थी।
अभी चर्चा हुई थी सड़कों की, और राहुल गांधी जी ने अपने रैली में कह दिया कि हवाई जहाज से फसल बेचने जाएंगे क्या किसान। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को बिहार की वस्तु स्थिति पता एक मिनट के लिए रोकूंगा, एक मिनट के लिए रोकूंगा अनिल यादव साहब। विपिन शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शर्मा साहब स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। यादव साहब प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो उनको वस्तु स्थिति से वाकिफ वो नहीं है। उनको बिहार में सड़कों का जाल किस तरह बिछा है ये पता नहीं है। उनको पता है वो 15 साल पहले की बात, जिस समय उनका शासन हुआ करता था, जिस समय की सड़कों पर गड्ढे थे या गड्ढों में सड़क थी, ये बात उनको पता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि किसान जो अपना फसल बेचने जाएंगे, क्या हवाई जहाज से बेचने जाएंगे? अरे साहब, गांव गांव तक सड़क बन गए हैं और किसानों को यह फ्रीडम मिल गया है कि वो अपना अनाज, अपना फसल बाजार में जाकर तुरंत बेच सकते हैं। इंतजार नहीं करेंगे किसी का कि कोई दलाल आएगा और वो हमारा फसल खरीदे। इससे उनको तो ये पता नहीं है। तो किसानों को जितनी सुविधा दी गई, चलिए मेरे पास किसानों को जो अपने फसल उपजाते थे, मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा है अनिल यादव साहब। राकेश जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। मेरे पास एक डेटा है, एक डेटा ये है कि बिहार में प्रति मिलियन व्यक्तियों पर 1994.5 किलोमीटर जो आंकड़ा दिया गया है, 2016 और 17 का ये आंकड़ा है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद राज्य में सड़क घनत्व में तीसरा सबसे कम राज्य अगर है तो वो बिहार है। तो ये आंकड़ा 2016-17 का है सर। 15 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है। और सवाल खड़े करने को लेकर के आप राजनीतिक तौर पर मत देखिए। ये सवाल खड़े तब होते हैं जब किसी से उम्मीद की जाती है कि आप जिन वादों को लेकर के सत्ता में आए थे उन वादों को आपने कितना पूरा किया। तो उस लिहाज से उन सवालों को देखना होगा। आप जो है फसल खरीदने की बात कर रहे हैं ना, तो फसल खरीदने की बात सरकार के द्वारा जो पैक्स बने थे या और जो एफसीआई है उसके द्वारा जो खरीदारी हुई थी, उस खरीदारी की बात कर रहे हैं। उस खरीदारी का आपने डाटा दिया है। तो उस खरीदारी में जो परेशानी हुई थी, वो पैक्स और इसके द्वारा जो परेशानी हुई थी, उन्हीं परेशानियों को देखने के बाद इस तरह की व्यवस्था की गई कि उनको खुले बाजार में जाने के लिए फ्रीडम दिया गया और वो खुले बाजार में जाकर बेचेंगे। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा राकेश जी, कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यदि हम में कोई कमी होती है तो हम उसे तुरंत सुधार लेते हैं। यदि हमारे यहाँ कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल को हम तुरंत पकड़ लेते हैं। ये हमारी उपलब्धि है। नहीं, बहुत बड़ा विषय है ये विषय, कृषि को लेकर के बहुत बड़ा विषय है। मैं लगातार इस पर बड़े सेगमेंट मैं आता हूं, मैं आऊंगा आपके पास विषय बिहार मैं आऊंगा। प्लीज यादव साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ा विषय है एग्रीकल्चर और कृषि कानून को लेकर के बड़े डिबेट्स मैंने किए हैं। इस विषय को डाइवर्ट करने की बजाय मैं उससे पहले चितरंजन गगन साहब के पास जाना चाहूंगा। यादव साहब आऊंगा, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, लौटूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनको समय देना आवश्यक है। चितरंजन गगन साहब सवाल ये है, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और सीधे तौर पर उम्मीद तमाम राजनीतिक पार्टियों की यही है कि बिहार में एक महागठबंधन बोलता है बिहार में बदलाव की बयार है, एनडीए बोलता है वापसी की पूरी तैयारी है और पूरी तरह से एनडीए के फेवर में मतदान गया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दोनों युवराजों को बिहार ने नकार दिया है और सबसे बड़ी बात यह है जो ओहरा या ओहदा बनाने की जरूरत थी, सिर्फ युवा चेहरा नहीं, कानूनी लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, क्या वाकई में आप अपने चेहरों को उस तरीके से नहीं उतार पाए जिस तरीके से आम जनता उन्हें देख पा रही है, जैसा कि विपक्ष बोलता है? देखिए राकेश जी, हम जनता दल और भाजपा के साथियों का बात मैं सुन रहा था। दावे सब लोग करते हैं, चुनाव है, स्वाभाविक है, दावे करना उनकी मजबूरी है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको भी मिलता होगा और जो हाव भाव देखने से पता चलता है, जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी बिहार में आए, कई सभाएं की, मुख्यमंत्री जी जो उनके माने आज भी मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश जी को लोगों ने पेश किया है। इन लोगों के भाषण का देखिए किस ढंग से माने एक बखलाहट, बेचैनी। और पहली बार राकेश जी, यह बहुत खुशी की बात है कि हम समझते हैं कि शायद पहली बार काफी दिनों के बाद पहली बार मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वह बेरोजगारी का सवाल हो,
किसान का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, विकास का सवाल हो। लेकिन 2 फेज हो गया, तीसरा फेज होने जा रहा है। जो अभी सत्ता में जो लोग हैं, बार बार इनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि मुद्दा से मामला को भटकाया जाए। स्थितियां ऐसी बन गई है कि मजबूरन में इनको जवाब देना पड़ रहा है। नहीं तो आप देखिएगा, शुरू से प्रधानमंत्री जी का भाषण देखिए, व्यक्तिगत आरोप, जितना दिन उनकी राजनीति उम्र होगा मोदी जी का, उससे भी कम उम्र के तेजस्वी यादव। और कितना शर्मनाक लगता है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति, जो देश का काफी सम्मानित और सर्वोच्च पद माना जाता है प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर, और वह एक नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है, और उसको कह रहे हैं, उसके पिताजी के कारण उनको दोष दे रहे हैं कि हाँ साहब, जो है युवराज जंगल राज के युवराज। सुप्रीम कोर्ट शायद वो भूल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। नीतीश जी के राज को, इनके राज को क्या कहा जाए, लेकिन वह उनको याद नहीं है। खैर चलिए, उनकी जो मर्यादा समझ रहे हैं। माने यहाँ तक स्तर चला गया कि माँ बहन को गाली देना, इतने बच्चे पैदा करने। मैंने बताइए, प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहने वाला व्यक्ति इस ढंग से अशोभनीय शब्द का अगर प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बेचैनी है, बखलाहट। नीतीश जी को देख लीजिए, मीटिंग में कहते हैं जो वोट देना है तो भागो, तुम ताम पर उतर गए हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से जो सिनेरियो है वही बताने के लिए काफी है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, और जो है सो एक नया नेतृत्व लोग चाह रहा है। तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा कर रहा है। अब रहा विकास की बात, मजबूरी में विकास की बात ही करते हैं। कह रहे थे कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हवाई जहाज लोग बेचने जाएंगे। अब सवाल इनसे पूछिए कि पिछले 1 वर्षों में मैं कह रहा हूँ, महीना 2 महीना की बात नहीं, पिछले 1 वर्षों में ही बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई किलोमीटर सड़क से यात्रा किए, और उनके डिप्टी सीएम बता दें कि इस 2020 में कई किलोमीटर सड़क से उनका यात्रा हुआ। बता दे सड़क। चलिए, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कटाक्ष और व्यंग अलग विषय है। कौन यात्रा करता है, अगर सरकार की तरफ से या एक ओढ़ा मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था भी तमाम प्रोवाइड कराई जाती है। विपिन शर्मा साहब के पास जाऊंगा, विपिन शर्मा साहब आपके पास आऊंगा प्लीज। तमाम मेहमानों से मेरा, यादव साहब आऊंगा, यादव साहब आ रहा हूँ। विपिन शर्मा साहब, महत्वपूर्ण सवाल है, यादव साहब महत्वपूर्ण सवाल। अनिल यादव प्लीज, अनिल यादव जी प्लीज, अनिल यादव जी, गगन साहब लौटूंगा प्लीज। मुझे टेक्निकल टीम को ये कहने को मजबूर मत करिए, मुझे वॉइस कम करवानी पड़ जाएगी प्लीज। विपिन शर्मा जी आपके पास आऊंगा। विपिन शर्मा जी, तकरीबन एक लंबे पत्रकारिता के दौर में अक्सर मैंने एक चीज देखी है, जब जब बिहार चुनाव आते हैं या हर साल जब जब मानसून का मौसम आता है, बिहार में बाढ़ का आलम होता है। हमेशा कहीं ना कहीं उफान आता है, और उफान में सैकड़ों घर उस तबाही का शिकार होते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी क्या कोई कार्य योजना नहीं बन पाई? क्या कमी कहां रह गई? क्या तमाम राजनीतिक दलों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं समझा? बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इंगित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सालों की पत्रकारिता के दौर में मैंने अक्सर हर साल वही खबरें देखी है जब बिहार में बाढ़ का मौसम होता है, और कई सैकड़ों लोग अपनी रोजी रोटी गंवाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। तो ऐसे में लेकर के बात आरजेडी की हो, बात एलजेपी की हो, बात बीजेपी की हो, तमाम राजनीतिक दल जो भी इस समय चुनावी मैदान में है, बाढ़ को लेकर के, उन व्यवस्थाओं को लेकर के आज तक कोई नीति क्यों नहीं बन पाई? कमी कहां रह गई? विपिन शर्मा साहब। मैं राकेश जी आपके इस सवाल की बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं कई चर्चाओं में बैठा हूं, और बिहार चुनाव पे खासतौर पे हम लोग बड़े बहस, बड़ी चर्चाओं में हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं आगे। लेकिन आपने जो ये सवाल उठाया है, मुद्दा यही है। देखिए कि जब तक आप, अगर दोनों बातों की तुलना करूंगा, अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति बनती है, और ये इस पे कोई समाधान निकल नहीं पाया। वहीं आप मुंबई की बात बोलें कि बारिश होती है और वहां पर पूरे शहर जो है उसमें डूब जाता है। वाटर लॉगिंग जब होती है, पूरी मुंबई जो माया नगरी जिसको कहते हैं, सिटी मैक्सिमम कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं हिंदुस्तान का, तो वो एकाएक जिंदगी बिल्कुल थम जाती है वहां पर, और कोई समाधान नहीं। कहने को वहाँ बीएमसी भी है, हर तरह के आपकी सरकारी तंत्र है, तो लेकिन समाधान कोई निकाल नहीं पाता।
बहरहाल मुद्दा देखिए, आप इन चुनाव की बात करें, जिस तरीके से लोगों ने जो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, अपने अपने इंतजाम थे यहाँ पर, और लोगों ने भी उत्साह दिखाया है। और महिलाओं ने खास तौर पे, अगर हम दूसरे चरण की बात करें जो मतदान का था, तो यहाँ पर बहुत उत्साह दिखा महिलाओं में। तो वो, लेकिन बिहार के संदर्भ में जब बात होती है, तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो बहुत अहमियत रखती है, कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर हम अक्सर चुनावों में जिस पे चर्चा करते हैं, वो बिहार के संदर्भ में लागू नहीं होती है। क्योंकि कारण यह है कि अगर आप 2000 की बात करें, 2000 में जो वोटर टर्नआउट प्रतिशत था वो 62% था, और उसके बाद 2005 में वो इतनी भारी गिरावट आई, 46% पे आके गिरा। और तब भी वो अक्सर अमूमन ऐसा देखा जाता है, जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ज्यादा लेते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, तो वो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ वोट होता है। लेकिन वहां पर लालू के खिलाफ वोट था, लेकिन तब भी लोग कम आए। तो इसलिए ये सीधा इससे अर्थ ये नहीं निकलता कि लोग वोटर टर्नआउट पे ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे, तो उससे आप किसी निष्कर्ष पे निकल पाए, खासतौर पे बिहार के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर मुद्दों का भरमार है, क्योंकि चुनौतियां काफी हैं। कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, उधर से चीन का अतिक्रमण, उधर से देखिए चुनावी रैलियों में अपने जो लोगों ने, जो राजनीतिक दलों ने अपने जो प्रलोभन दिए, या ये कहिए संकल्प पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट्स में जो सपना दिखाया, कोई 19 लाख रोजगार की बात करता है, कोई 10 लाख की बात करता है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि एक दौर वो था जब आप बात करते थे, बुनियादी मुद्दे हुआ करते थे, सड़क, बिजली, पानी। अब लोगों को विकास की परिभाषा सही मायने में समझ आती है। 2020 है, 21वीं सदी है, और बिहार वासी बहुत इनकी जो इतने सक्षम है, जो इनका जो पोटेंशियल है वो दुनिया के सामने जग जाहिर है। आईपीएस, आईएएस डॉक्टर्स की बात करें, जिस भारी संख्या में ये लोग आते हैं, तो वो अपने आप में किसी से कम नहीं। बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अब 2020-21 का समय है, लोग उस विकास को देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक दौर था जब उस विकास को लोग समझ नहीं पाते थे। लौटूंगा, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले बिहार की नब्ज पर कौन सा राजनीतिक दल हाथ रख पाएगा। तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बिहार का महासंग्राम लगातार जारी है। तमाम मेहमान मेरे साथ चर्चा में लगातार बने हुए हैं। आप तमाम मेहमान जिस तरीके से अपने अपने व्यूज बिहार चुनाव को लेकर के पहले और दूसरे चरण में क्या कुछ राजनीतिक संदेश गया, और तीसरे चरण में क्या कुछ बिहार की सियासत करवट ले सकती है, उन विषयों पर अपने अपने विचार लगातार रख रहे हैं। ऐसे अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम विषयों पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, और बिहार की क्या जरूरत है और बिहार में क्या होना चाहिए, इन विषयों पर लगातार गहनता से मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन समय की काफी कमी है, और इसको लेकर के अंतिम चरण में अभी प्रोग्राम है, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए ये है। तमाम मेहमानों के पास धीरे धीरे मैं पहुंचूंगा, लेकिन एस अहमद साहब, सबसे पहले आपके पास में एक बहुत अच्छी बात विपिन शर्मा साहब ने ये कही है कि विकास की परिभाषा बदल गई है। अब सिर्फ पानी, बिजली या सड़क नहीं, परिभाषाएं बदली है। रोजगार को लेकर व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारखाने, औद्योगिक विकास, तमाम चीजें। आपको उस बिहार को उस स्थिति से बाहर लाना पड़ेगा, राजस्थान के शहरों जैसा बनाना पड़ेगा, हरियाणा की औद्योगिक फैक्ट्रियां जैसी फैक्ट्रियां वहां पर लगानी पड़ेगी। आपको वो दौर दिखाना होगा कि बिहार अब काफी कुछ बदल चुका है, सिर्फ वादों से नहीं, इरादों के साथ उतरने से काम होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे एस अहमद साहब? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, और रोजगार हमारे बिहार में एक समस्या रही है, क्योंकि 15 साल का जो शासन था उसमें जिस प्रकार अपहरण हुआ, तो जितने छोटे मोटे कारोबारी थे, जो कारोबारी यहाँ पर रोजगार दिया करते थे, वो सब धीरे धीरे पलायन करने लगे बहुत बड़ी मात्रा में, और जनता में भी आत्मविश्वास की कमी आई और लोग यहाँ से पलायन करने लगे। प्राकृतिक आपदाएं भी यहाँ पर काफी रही, बाढ़ रहा, कभी भूकंप आ गया, इन सब आपदाओं के कारण भी पलायन होता रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया। आज मैंने आपको बताया कि ग्रामीण सड़कें 96,000 किलोमीटर के करीब बन गई। पूरे प्रदेश में सड़कों का एक जाल बना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है राकेश जी, वो होता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ सड़क का जाल होना चाहिए, एक खनिज पदार्थ का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और एक अच्छा मार्केट होना चाहिए। तो हमारे कांग्रेस के भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने इनकी जब सरकार थी 1953 में इन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, जिसके तहत बिहार का जो खनिज पदार्थ निकलेगा वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और चेन्नई में जाके उसी भाव में बिकेगा, जिसकी वजह से बिहार में कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकी और बिहार के लोगों को मजबूरन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, जिसके तहत बिहार में जो भी आदमी इंडस्ट्री खोलेगा उसको सरकार
मदद करेगी और सब्सिडी देगी और लोन देगी। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कई एक फैक्ट्रीज लगी भी है, बिस्किट फैक्ट्री लगी है, माइक्रो प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगी है, साइकिल फैक्ट्री लगी है, नए नए उद्योग धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में बात करेंगे। अजय अरोड़ा साहब, अजय अरोड़ा साहब, ऐसे में साहब प्लीज, समय की कमी है और सबका व्यूज मुझे लेना है। अजय अरोड़ा साहब, किस तरीके से देख पा रहे, तीसरा चरण बाकी है, अब बिहार का आने वाला भविष्य कैसा होगा? देखिए, मतदान के बाद में परिणाम ये तय कर देगा कि बिहार के सिंहासन पर आसीन कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, विपक्ष में रहते हुए कोई भी रहे, कोई भी सत्ता में आए, कोई भी विपक्ष में रहे, लेकिन बिहार के विकास के लिए वो तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके कारिंदों को एकजुट होना होगा कि आने वाला बिहार कैसा हो। किस तरीके से आने वाला समय देख पा रहे? राकेश जी, आने वाला बिहार महागठबंधन का होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी डिबेट में अहमद भाई भी और हमारे प्रोफेसर साहब भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपने व्यक्तित्व में कई बार विकास का नाम लिया, और जिनका नाम देश में या पूरे संसार में विकास है वो अन्यथा ना लें, लेकिन विकास गायब है, विकास गायब है। और अभी कल ही उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे चुनाव था, मैं उस विषय में जानना चाहता नहीं, वहाँ नारा लगा था विकास नहीं तो वोट नहीं। बड़े लोगों ने बहिष्कार भी किया, यहाँ इनकी सरकार है। कहीं ना कहीं जो विकास का मुद्दा है उस पर तो बात करें मत। और अभी अहमद भाई, अहमद भाई, मैं बीच में नहीं, अहमद भाई प्लीज, अहमद भाई प्लीज, अहमद साहब, अहमद भाई प्लीज, अहमद भाई, आपने सड़कों की बात, यादव साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, चाल की बात की, क्या आपको याद है अहमद भाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था बिहार के लोगों से? ए बिहार वासियों, क्या 50 लाख करोड़ दूं के ना दूं? ए बिहार वासियों, क्या मैं 60,000 करोड़? शॉर्ट में जवाब लेंगे सर प्लीज। अजय अरोड़ा साहब जवाब सबसे लेना। हाँ जी, 125 लाख करोड़ की घोषणा कर दी बिहार वालों के लिए, वो पैसा कहाँ गया राकेश जी? 125 लाख करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं, मुझे जमीनी स्तर पर बिल्कुल नजर नहीं आया। ठीक है, प्रोफेसर अनिल यादव साहब प्लीज कंटिन्यू। प्रोफेसर अनिल यादव साहब, जय जी को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जिस पैकेज की घोषणा की थी, उन पैकेजों पर के तहत बिहार में बहुत सारे काम हुए। बिहार में बड़ी इस गंगा नदी पर जितने भी पुल बनने की जो प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट पे जो खर्च है वो केंद्र सरकार का है, वो केंद्र सरकार उस पैकेज में दिया है। आपको जितने भी एलिवेटेड रोड दिए गए हैं वो उस पे है। जितने भी आपके इस तरह के इंस्टीट्यूट खोले गए हैं उस पे जो खर्च पड़ रहा है वो भी उसमें आता है। ये सारे विकास के लिए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अजय जी को ये बात दिख नहीं रहा है कि बिहार में विकास किस तरह से हो रहा है। बिहार में विकास के लिए, किसी भी स्टेट के विकास के लिए वहां इंडस्ट्री का आना जरूरी है, ये हर कोई जानते हैं। और ऐसे स्थिति में पहले से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धराशायी था, कुछ भी नहीं था। तो उस स्थिति में पहले हम लोगों ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पूरे राज्य में स्किल्ड हैंड तैयार करने के लिए रोजगार किनको मिलेगा? जो स्किल्ड होगा। उसके लिए हमने पूरे राज्य में आईटीआई खुलवाया और हर एक प्रखंड में लगभग आईटीआई खुले हुए हैं। उन आईटीआईओं में हम प्रशिक्षण देते हैं, स्किल्ड हैंड युवाओं का तैयार कर रहे हैं। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं का होता है। और उन महिलाओं के उत्थान के लिए जो बिहार सरकार ने काम किया है वो पूरे देश में उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। 35% महिलाओं को आपने रिजर्वेशन दे रखा है बिहार में। ठीक है, महिलाओं के शिक्षा की यादव साहब माफी चाहूंगा, समय की काफी कमी है। यादव साहब प्लीज माफी चाहूंगा। हाँ ठीक है, ऐसे स्थिति में हम स्किल्ड हैंड तैयार कर लिए। अब जब हम स्किल हैंड तैयार कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए, तो अब समय है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बिहार में आना है। ठीक है, यानी ग्राउंड आपने तैयार किया है। कोशिश है कि तमाम जो औद्योगिक संरचना है वो स्थापित की जाए। चित्रंजन गगन साहब 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात रखिए प्लीज। ग्राउंड खाली है। चित्रंजन गगन साहब 30 सेकंड प्लीज। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये हाँ सुन रहे हैं प्लीज।
गगन साहब फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे प्लीज, शॉर्ट और बहुत अच्छा कमेंट प्लीज। हाँ क्या नहीं, क्वेश्चन नहीं सुन पाए। नहीं, मैं ये कह रहा था फाइनल कमेंट के तौर पर किस तरीके का भविष्य बिहार का अब रह सकता है, किन मुद्दों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं लगातार जारी है। अब आने वाला भविष्य भले पक्ष रहे या विपक्ष रहे, लेकिन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर या बिहार का विकास किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ रख दिए जाते हैं, लेकिन जब बात बिहार के विकास की आती है तो तमाम राजनीतिक कारिंदों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और एक कोशिश करनी पड़ेगी कि वाकई में बिहार का विकास कैसे हो सकता है। तो आने वाला बिहार कैसा हो, इस पर फाइनल कमेंट और बेहतरीन कमेंट आपका प्लीज, 30 सेकंड। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जो कमिट किया है बिहार की जनता के सामने, और एक नया राजनीति की शुरुआत जो हुई है, नई राजनीति की शुरुआत जो हुई है तेजस्वी यादव के पहल के बाद, कि आज चुनाव का मुद्दा विकास बन गया है, और मजबूरन में ही क्यों ना हो, लेकिन जो दूसरे दल हैं एनडीए के, उनको भी विकास पर चर्चा करनी पड़ रही है। गगन जी, हम लोगों ने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ने की बात की थी। अरे आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं, क्या किए हैं? गगन साहब प्लीज कंटिन्यू, प्लीज समय की कमी है। गगन साहब प्लीज बहस करवा लीजिए। गगन साहब बोल रहा हूँ कि गगन साहब प्लीज, यादव साहब प्लीज, समय मैंने आपको दिया, यादव साहब प्लीज, समय दिया मैंने आपको, यादव साहब प्लीज। केवल बेवकूफ बनाने का काम किया, ठगने का काम किया, सपना दिखाने का काम किया। चलिए ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं ठीक है। दिखा। विपिन शर्मा फाइनल कमेंट चाहेंगे। विपिन शर्मा साहब फाइनल कमेंट चाहेंगे 30 सेकंड में प्लीज। ये पहले अरे दूसरों को भी बोलने दीजिए, आप चर्चा में आप हम लोग को इतना कीमती समय देते हैं। सबका ऑडियो डाउन करिए आप प्लीज, दूसरों को भी बोलने दीजिए। विपिन शर्मा का ऑडियो, विपिन शर्मा प्लीज। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए बिहार का, अगर बिहार को अपने उत्तम प्रदेश बनाना है, भविष्य उज्जवल करना है बिहार वासियों का, तो अभी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उद्योग नए लगाए जाएं और यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए ताकि कम से कम लोग बिहार से बाहर जाएं। ठीक है, कि जब शिक्षा कर शिक्षा कुल मिलाकर के, सुन लीजिए, कुल मिलाकर के जो चर्चा का विषय है वो बिहार के विकास को लेकर के आप लगातार चल रहा है, और ये सफर लगातार बिहार चुनाव की शुरुआत के साथ ही न्यूज इंडिया का लगातार जारी है। आप तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, एस अहमद साहब आपका भी शुक्रिया, चित्रंजन, गगन, प्रोफेसर अनिल यादव, विपिन शर्मा और अजय अरोड़ा साहब, आप तमाम मेहमानों का इस सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। इसी प्रकार आप चर्चाओं में शामिल होते रहिए और बिहार की नब्ज क्या बयां करती है। हालांकि तीसरे चरण का मतदान बाकी है, पहले और दूसरे चरण में क्या कुछ रुझान देखने को मिला उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अनुमान और आकलन हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान क्या रहा है वो 10 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के सिंहासन पर अब की बार आसीन कौन होगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।